उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी की स्थापना और दक्षिण कोरिया की वर्कर्स पार्टी की स्थापना के प्रश्न पर किम इल सुंग कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के विलय के माध्यम से कोरिया के मेहनतकश लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी रक्षा करने वाली वर्कर्स पार्टी की स्थापना वर्तमान समय में हमारे लोगों के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है। इस महान घटना ने गहरी सामाजिक रुचि जगाई है और पूरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हमने उत्तर कोरिया में श्रमिक जनता की एकीकृत पार्टी की स्थापना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। लेकिन दक्षिण कोरिया में जो लोग ईमानदारी से पार्टियों के विलय के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की जा रही है और विलय अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि विलय और एकता का विरोध करने वालों की विभाजनकारी गतिविधियां हैं। विलय के खिलाफ जो लोग हैं, उनकी विभाजनकारी गतिविधियों को प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी खेमे का समर्थन प्राप्त है। जैसा कि अपेक्षित था, प्रतिक्रियावादी ताकतें मेहनतकश लोगों की लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टियों के विलय को विफल करने के लिए पूरी तरह से आगे आ गई हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके गुर्गों ने इन पार्टियों में अपने जासूसों को घुसाकर तथाकथित विपक्षी समूहों को संगठित किया और लोकतांत्रिक ताकतों को विभाजित करने के प्रयास में सिद्धांतहीन विवाद और गुटीय संघर्ष पैदा किए। गुटबाजी करने वालों के आपराधिक कृत्यों ने मुक्ति आंदोलन के लिए सबसे कीमती समय की बर्बादी की है और प्रतिक्रियावादी ताकतों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की हैं। दक्षिण कोरिया में पार्टियों के विलय में देरी का मूल कारण यही है। हम किसी भी हालत में इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दक्षिण कोरिया में पार्टियों का विलय पिछड़ा हुआ है और न ही हम गुटबाजों के दोहरे रवैये को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि पूरे कोरिया में लोकतांत्रिक ताकतों की एकता और एकजुटता ही एक नए वास्तविक लोकतांत्रिक कोरिया के निर्माण की शर्त है और यह हमारे देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। हम तभी जीत हासिल कर सकते हैं जब हमारे पास सही समझ हो और हम इस मामले का राजनीतिक रूप से सही आकलन करें। इसके लिए हमें निम्नलिखित प्रश्नों को सही ढंग से समझना होगा। सैड फेस 1, कोरियाई लोगों की जापानी साम्राज्यवादी गुलामी से मुक्ति के बाद एक वर्ष में उत्तर और दक्षिण कोरिया में क्या हुआ है और उनके बीच क्या अंतर है। 2, ऐसा क्यों है कि मेहनतकश जनता की राजनीतिक पार्टियों का एक पार्टी, वर्कर्स पार्टी, में विलय और संपूर्ण मेहनतकश जनता की एकता वर्तमान चरण में हमारे देश के राजनीतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, अपरिहार्य और अपरिहार्य कार्य है। एकीकृत वर्कर्स पार्टी के कार्य क्या हैं? 3, एकता के विरोधी क्या चाहते हैं और वे कोरियाई लोगों को किस ओर ले जाना चाहते हैं। 4, अंतिम विश्लेषण में वर्तमान चरण में तत्काल कार्य क्या है। कोरिया को जापानी साम्राज्यवाद के औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए 1 साल हो चुका है। इस छोटी सी अवधि में उत्तर कोरिया के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बड़े बदलाव हुए हैं। पिछले वर्ष हमने कोरिया को वास्तविक लोकतांत्रिक आधार पर विकसित करने तथा महान लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करके जनवादी गणराज्य के निर्माण के लिए ठोस आधारशिला रखी है। हमारे लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है और वे लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद ले रहे हैं जो हमारे देश के इतिहास में किसी भी समय नहीं देखा गया। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि सभी लोग राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और ये लोगों की समितियों की सामाजिक संरचना में भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। उत्तर कोरिया में वर्तमान में सक्रिय जन समिति के सदस्यों की संरचना इस प्रकार है: श्रमिक 5.7%, किसान 71.8%, कार्यालय कर्मचारी 15.8%, हस्तशिल्पकार 2.1%, व्यापारी 4.6%। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जन समितियां, जिसमें व्यापक जनसमूह के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करती हैं, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखती हैं। जन समितियों की सभी नीतियों और गतिविधियों का उद्देश्य सबसे पहले हमारे देश के लोकतांत्रिक विकास और व्यापक जनसमूह की भलाई को बढ़ाना है। अपनी नीतियों को लागू करने में जन समिति सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की दृढ़ एकता और लोकतांत्रिक संयुक्त मोर्चे पर निर्भर करती है। यह संयुक्त मोर्चा सभी क्षेत्रों के 6 मिलियन से अधिक लोगों को शामिल करता है। इसमें उत्तर कोरिया की लगभग पूरी वयस्क आबादी शामिल है। जल्द ही उत्तर कोरिया के लोग लोकतांत्रिक चुनाव कानून के अनुसार जन समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे। आगामी चुनाव हमारे लोगों की शक्ति और उसके इर्द गिर्द एकजुट लोकतांत्रिक ताकतों को और मजबूत करेगा। इस प्रकार जन समितियों का गठन व्यापक जनसमूह के बल पर किया गया और उन्होंने उत्तर कोरिया की समस्त जनता के राजनीतिक उत्साह को बढ़ाया, जिससे वे एक नए लोकतांत्रिक कोरिया के निर्माण में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। इस वर्ष मार्च में ही उत्तर कोरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सुधार लागू किया गया, जिससे उत्पादन संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। कृषि सुधार ने कोरिया के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्ग, जमींदार वर्ग को निर्णायक झटका दिया, जिससे उसका आर्थिक आधार समाप्त हो गया। किसान सामंती शोषण और उत्पीड़न से मुक्त हो गए और भूमि के स्वामी बन गए, जो उनकी सदियों पुरानी आकांक्षा थी।
किसान न केवल अपनी भूमि के रूप में खेती करने लगे हैं जिसे जन समिति द्वारा मुफ्त में वितरित किया जाता था, बल्कि वे जापानी साम्राज्यवाद के वर्षों में कृषि उपज की अत्यधिक जबरन डिलीवरी और उनसे वसूले जाने वाले सभी प्रकार के करों और शुल्कों की व्यवस्था से भी मुक्त हो गए हैं और वे केवल 25% फसल कर के रूप में देने के बाद अपनी कृषि उपज का निपटान करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन के लिए किसानों का उत्साह पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है और हमारी कृषि जो लंबे समय से स्थिर थी, तेजी से प्रगति के मार्ग पर चल पड़ी है। पिछले अगस्त में उत्तर कोरिया की प्रोविजनल पीपुल्स कमेटी ने औद्योगिक, परिवहन और संचार सुविधाओं तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर कानून की घोषणा की थी, जो जापानी साम्राज्यवादियों, जापान समर्थक तत्वों और राष्ट्र के गद्दारों के स्वामित्व में थे। इसके साथ ही हमने राष्ट्रीय स्वामित्व, संपूर्ण लोगों के स्वामित्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ को अपने अधीन कर लिया है, जो एक पूर्ण स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण के लिए भौतिक आधार का निर्माण करती है। इस साल जून में उत्तर कोरिया की प्रोविजनल पीपुल्स कमेटी ने फैक्ट्री और ऑफिस के कर्मचारियों को कठोर, औपनिवेशिक प्रकार के शोषण से मुक्त करने वाला श्रम कानून पारित किया और 8 घंटे का कार्य दिवस और एक सामाजिक बीमा प्रणाली शुरू की। और हमारे देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक अधिकार की गारंटी देने वाला कानून पारित किया गया। इसके अलावा उत्तर कोरिया की अनंतिम पीपुल्स कमेटी ने औपनिवेशिक दास शिक्षा की पूर्व प्रणाली को समाप्त कर दिया, एक लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना की और राष्ट्रीय संस्कृति और कलाओं के तेजी से पुनर्वास और विकास के लिए कदम उठाए। पिछले साल लड़के लड़कियों ने 2387 प्राथमिक स्कूलों और 91 मिडिल स्कूलों में दाखिला लिया था और इस साल 126 मिडिल स्कूलों का नए सिरे से निर्माण किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि जापानी साम्राज्यवादी शासन के वर्षों की तुलना में स्कूलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, मुक्ति के 1 साल बाद ही लोगों का एक विश्वविद्यालय बनाया गया है और अब एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है, जबकि जापानी साम्राज्यवादी शासन के तहत उत्तर कोरिया में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था और प्रमुख कारखानों के आसपास 30 विभिन्न नए विशेष तकनीकी स्कूल निर्माणाधीन हैं। सभी स्कूलों में कोरियाई भाषा में पाठ पढ़ाए जाते हैं और हमारी भाषा में 50 से अधिक प्रकार की पाठ्यपुस्तकें पहले ही तैयार और प्रकाशित की जा चुकी हैं। पिछले साल स्कूली उम्र से परे के लोगों में निरक्षरता को खत्म करने और उन्हें सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 8000 से अधिक वयस्क स्कूल खोले गए। इसके अलावा उत्तर कोरिया में 83 थिएटर और सिनेमा घर संचालित हैं, 717 पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं और 30 से अधिक समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। जन समितियों ने लोगों के भौतिक और सांस्कृतिक जीवन को बेहतर बनाने और उनके राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत काम किया है। उत्तर कोरिया में लोकतांत्रिक राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन, किसान संघ, युवा संघ, महिला संघ और कला संघ जैसे सामाजिक संगठन संगठित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोगों की जनता राजनीतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग ले रही है। लोगों को सभी राजनीतिक अधिकार और भाषण, प्रेस, सभा और संघ की पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। महान लोकतांत्रिक सुधारों के क्रियान्वयन के साथ ही उत्तर कोरिया में सामाजिक आर्थिक आधार और सभी वर्गों और स्तरों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के कानून के लागू होने से जापानी साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन की नींव मिट गई है और राष्ट्र के गद्दारों को, जिन्होंने जापानी साम्राज्यवाद के साथ सहयोग किया था, उनके आर्थिक आधार से वंचित कर दिया गया है। जिन जमींदारों की जमीन जब्त की गई थी, उन्हें एक वर्ग के रूप में हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वे सभी ताकतें जिन्होंने जापानी साम्राज्यवाद के साथ मिलकर कोरियाई लोगों पर अत्याचार और शोषण किया था, उनके आर्थिक आधार से वंचित कर दिया गया और राजनीतिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इस बीच जन समितियां राष्ट्रीय पूंजीपतियों की संपत्ति की रक्षा करती हैं और व्यक्तिगत उद्यमियों और व्यापारियों की व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं। वे सभी उद्यमियों और व्यापारियों को जो लोकतांत्रिक सुधारों का समर्थन करते हैं और लोगों की आजीविका के सुधार में योगदान देने के लिए तैयार हैं, उद्योग और व्यापार जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक शाखाओं में हिस्सा लेने की संभावनाएं प्रदान करते हैं और उनकी हर तरह से सहायता करते हैं। इस तरह हम उद्यमियों और व्यापारियों को स्वतंत्र व्यावसायिक गतिविधियां सुनिश्चित करते हैं और साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सभी उपलब्ध पूंजी को जुटाते और उसका उपयोग करते हैं। हमारा मजदूर वर्ग, जो जापानी साम्राज्यवादी शासन के तहत सबसे बर्बर शोषण का शिकार हुआ था, अब लोगों के स्वामित्व में आने वाले सरकारी उद्यमों में काम करने का अधिकार प्राप्त कर चुका है और लोगों और समाज के लिए काम करता है। मजदूरों ने राज्य के राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए सभी अधिकार और संभावनाएं हासिल कर ली हैं। हमारा मजदूर वर्ग उत्तर कोरिया में लोकतांत्रिक ताकतों का मूल है और इसका संगठन और इसका राजनीतिक वैचारिक स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे किसान भी जमींदारों के सामंती शोषण से मुक्त हो गए हैं और अब वे अपनी जमीन पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं।
जमीन के मालिक बन चुके किसान स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं और उनका राजनीतिक उत्साह लगातार बढ़ रहा है। बुद्धिजीवियों की स्थिति भी बदल गई है। हमारे बुद्धिजीवियों का पूर्ण बहुमत पूरी मेहनतकश जनता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गया है। अब हमारे बुद्धिजीवी पहले की तरह जापानी साम्राज्यवाद और शोषकों की सेवा नहीं करते, बल्कि अपने राज्य, राष्ट्र और मेहनतकश जनता के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। वे राज्य और जनता के हितों को अपना हित मानते हैं। इसका मतलब है कि उनके विचार और सोच बदल गए हैं और वे देश और जनता के लिए पूरी निष्ठा से काम करने के लिए कृतसंकल्प हैं। इन सभी परिवर्तनों ने मजदूरों, किसानों और मेहनतकश बुद्धिजीवियों की राजनीतिक एकता को और मजबूत किया है। उनकी एकजुट ताकत एक नए कोरिया के निर्माण के संघर्ष में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संयुक्त मोर्चे का आधार है और साथ ही मेहनतकश जनता की एक एकीकृत पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के विलय के लिए अडिग आधार का गठन किया है। दोनों पार्टियों के विलय के माध्यम से वर्कर्स पार्टी की स्थापना हमारे देश में लोकतांत्रिक ताकतों के विस्तार और मजबूती तथा लोकतांत्रिक निर्माण को बढ़ावा देने में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखती है। पार्टी किसी वर्ग की अग्रिम टुकड़ी होती है जो अपने हितों की रक्षा करती है और अपनी मांगों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लड़ती है। मजदूर वर्ग की अग्रिम टुकड़ी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर वर्ग के हितों की खातिर लड़ाई लड़ी है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्य रूप से किसानों और मेहनतकश बुद्धिजीवियों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी के रूप में सक्रिय थी। इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अलग अलग वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व किया, फिर भी उन्होंने अपनी स्थापना के बाद से एक ही कार्यक्रम के तहत लड़ाई लड़ी। इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि मजदूर, किसान और मेहनतकश बुद्धिजीवी सभी मेहनतकश जनता हैं और उनके हित एक जैसे हैं। कृषि सुधार को लागू करने में मजदूर वर्ग ने सक्रिय समर्थन और सहायता दी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पूरी तरह जानते थे कि कृषि का तीव्र विकास तभी हो सकता है जब सामंती काश्तकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और किसानों को जमींदारों की गुलामी से मुक्त कर दिया जाए, और कृषि के विकास के बिना न तो उद्योग आगे बढ़ सकते हैं और न ही देश की समृद्धि और विकास तथा लोगों के कल्याण में सुधार हो सकता है। किसानों ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण कानून और श्रम कानून का सक्रिय रूप से समर्थन किया, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक जापानी औपनिवेशिक शासन के आर्थिक आधार और क्रूर औपनिवेशिक प्रकार के जबरन श्रम के अवशेषों को नहीं हटाया जाता, तब तक उद्योग विकसित नहीं हो सकते और इससे कृषि का विकास भी बाधित होगा। हमारे बुद्धिजीवियों को भी पता था कि लोकतांत्रिक सुधारों का क्रियान्वयन उनके महत्वपूर्ण हितों के पूर्ण अनुरूप है और इसलिए उन्होंने इसमें गहरी रुचि के साथ भाग लिया। इस प्रकार मजदूरों, किसानों और मेहनतकश बुद्धिजीवियों के साझा हितों ने कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साझा लक्ष्यों और कार्यों को निर्धारित किया और देश की आज़ादी और लोकतंत्रीकरण के लिए दोनों पार्टियों के साझा संघर्ष का आधार तैयार किया। यही कारण है कि दोनों पार्टियों ने जनसमिति का सक्रिय समर्थन करते हुए कृषि सुधार और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण सहित लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करने के लिए साझा संघर्ष किया। ऐसी समान विशेषताओं और हितों के कारण दोनों पार्टियां एक पार्टी, वर्कर्स पार्टी में विलय हो गई हैं। लोकतांत्रिक आंदोलन को जितनी अधिक सफलता मिलेगी और हमारा समाज भविष्य में जितना आगे बढ़ेगा, मजदूरों, किसानों और मेहनतकश बुद्धिजीवियों की एकता उतनी ही करीब होगी और दोनों पार्टियों के विलय से स्थापित वर्कर्स पार्टी की एकता और एकजुटता उतनी ही मजबूत होगी। इस प्रकार वर्कर्स पार्टी की स्थापना मेहनतकश लोगों की एकता और एकजुटता को मजबूत करने और हमारे देश को और विकसित करने में एक महान ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व की घटना को चिन्हित करती है। कोरिया के मेहनतकश लोगों, मजदूरों, किसानों और मेहनतकश बुद्धिजीवियों की उन्नत टुकड़ी के रूप में वर्कर्स पार्टी पूरे लोगों को देश की पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता और लोकतंत्र की अंतिम जीत की ओर ले जाएगी। लेकिन हमारी पार्टी हमारे देश में मौजूद एकमात्र पार्टी नहीं है। इससे अन्य पार्टियों और अन्य वर्गों के साथ आपसी संबंधों का सवाल उठता है। हमारी पार्टी चोंगू पार्टी की लोकतांत्रिक मांगों का सक्रिय समर्थन करती है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए उसके साथ घनिष्ठ सहयोग करती है। चोंगू पार्टी अपनी धार्मिक विशेषताओं के बावजूद कोरिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए हमारी पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकती है। जहां तक डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, जो बुद्धिजीवियों और व्यापारियों तथा उद्यमियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, हमारी पार्टी भी उसके लोकतांत्रिक कार्यक्रम का समर्थन करेगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तेजी से पुनर्वास के लिए हम राष्ट्रीय पूंजीपतियों की व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं और व्यापारियों तथा उद्यमियों को लोकतांत्रिक निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। इस तरह हमारी पार्टी ने सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के साथ एकता में एक साझा संघर्ष किया है और कर रही है। हमें चोंगू पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए और लोकतंत्र के झंडे तले उनके साथ और अधिक मजबूती से एकजुट होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संयुक्त मोर्चे का लगातार विस्तार और मजबूती हो।
हमारी पार्टी के सामने अब भारी और जटिल कार्य हैं। इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सबसे पहले पार्टियों के विलय में मिली सफलताओं को मजबूत करना और अपनी युवा पार्टी को संगठनात्मक और वैचारिक रूप से मजबूत और विकसित करना आवश्यक है। हमें हर तरह से पार्टी की नीतियों और रणनीतिक और सामरिक नीतियों को पार्टी के सभी सदस्यों तक पहुंचाना चाहिए और पूरी पार्टी को वैज्ञानिक मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत और क्रांतिकारी विचारों से लैस करना चाहिए। इस प्रकार हमें पार्टी के प्रत्येक सदस्य को एक जागरूक क्रांतिकारी योद्धा बनाना चाहिए जो लोगों की स्वतंत्रता और खुशी के लिए सबसे साहपूर्वक संघर्ष करता है, और हमें अपनी वर्कर्स पार्टी को सभी देशभक्त लोकतांत्रिक ताकतों की एक मजबूत कोर टुकड़ी में बदलना चाहिए। दक्षिण कोरिया की वास्तविक स्थिति उत्तर कोरिया से मौलिक रूप से भिन्न है। वहां अमेरिकी सैन्य सरकार ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली है, कोरियाई लोगों पर अत्याचार कर रही है और लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत करना बिल्कुल अकल्पनीय है। कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से बस पीछे है। यह एक बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है जिसका अर्थ है कि दक्षिण कोरिया भी लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ रहा है, बस उत्तर कोरिया की तुलना में थोड़ी धीमी गति से। वास्तव में उत्तर कोरिया लोकतांत्रिक विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया पूरी तरह से अलग रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र को छद्म लोकतंत्र से अलग करने का संकेतक यह है कि लोग राज्य प्रशासन में भाग ले सकते हैं या नहीं, और दक्षिण कोरियाई लोगों को सरकार में भाग लेने के अधिकार से वंचित किया जाता है। उनके पास थोड़े से भी बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। मुक्ति के तुरंत बाद दक्षिण कोरियाई लोगों द्वारा गठित जन समितियों को मान्यता नहीं दी गई और इससे भी बदतर यह कि उन्हें बंद कर दिया गया और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों को राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता से वंचित कर भूमिगत होने के लिए मजबूर किया जाता है। सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों में से यह कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता तथा मेहनतकश लोगों की खुशी के लिए सबसे दृढ़ संघर्ष कर रही है। यह एक कठोर तथ्य है जिसे कोरिया के सभी कर्तव्यनिष्ठ लोगों ने स्वीकार किया है, और अमेरिकी साम्राज्यवादियों और उनके चाटुकारों ने, जो कोरिया की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और संप्रभुता में बाधा डाल रहे हैं, दक्षिण कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कैसा व्यवहार किया है और कर रहे हैं। उन खलनायकों ने बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं और सदस्यों को गिरफ्तार किया, कैद किया और उनकी हत्या की तथा इसके मुखपत्र हैबान गिल्बो पर प्रतिबंध लगा दिया। आम जनता की नज़रों में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए प्रतिक्रियावादियों ने तथाकथित जाली नोट मामले को गढ़ा है और इसके लिए एक हास्यास्पद मुकदमा चलाया है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को अलग थलग करने के प्रयास में तथाकथित दक्षिणपंथी वाम सहयोग की साजिश रची है। न केवल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को बल्कि पीपुल्स पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों को भी दमन और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिक्रियावादियों ने पीपुल्स पार्टी के नेता श्री रियो अनह्योब को सताया और अपनी लुटेरी हिंसा में उनका गला घोंटने की कोशिश तक की। प्रतिक्रियावादी बर्बरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रकाशनों को निलंबित करना, लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के बड़ी संख्या में सदस्यों को गिरफ्तार करना, सड़कों पर दिनदहाड़े देशभक्तों की हत्या करने के लिए आतंकवादी गिरोह बनाना आदि। प्रतिक्रियावादियों के आतंकवादी कृत्य हर गुजरते दिन के साथ और अधिक हिंसक होते जा रहे हैं और लोकतांत्रिक ताकतों का उनका दमन और भी अधिक क्रूर होता जा रहा है। खास तौर पर मजदूर वर्ग का उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुंच गया है। पिछले 15 अगस्त को क्वांगजू में हुए नरसंहार को देखिए। टैंकों, विमानों, मशीनगनों और संगीनों से अमेरिकियों ने हवासुन कोलिरी के 1000 से अधिक मजदूरों पर हमला किया, जो 15 अगस्त की सालगिरह के सम्मान में आयोजित सामूहिक बैठक में भाग लेने के लिए क्वांगजू शहर की ओर मार्च कर रहे थे, जिसमें एक की मौत हो गई और 109 गंभीर या हल्के रूप से घायल हो गए। यह एक क्रूर तथ्य है। दुश्मन द्वारा किए गए इस तरह के अत्याचारों के दसियों और सैकड़ों मामले हुए हैं, जिनकी पूरे देश द्वारा कड़ी निंदा की जाती है। ये वास्तव में सिंगमैन रीगुड का तथाकथित लोकतांत्रिक आदेश है और यह कोरिया को मानवीय सहायता है जिसका अमेरिकी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में भूमि समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। किसान जमींदारों द्वारा निर्दयतापूर्वक शोषण के अधीन है और जापानी साम्राज्यवादी वर्षों की तरह सभी प्रकार के भारी करों और कृषि उत्पादों की जबरन डिलीवरी से पीड़ित हैं। एकमात्र परिवर्तन यदि कोई है तो वह जापानी जमींदारों के स्वामित्व वाली भूमि का कोरियाई जमींदारों को हस्तांतरण और जापानी साम्राज्यवाद की ओरिएंटल डेवलपमेंट कंपनी के स्थान पर अमेरिकी साम्राज्यवाद की न्यू कोरिया कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। श्रम कानून लागू करना तो दूर, मजदूरों का पहले से भी अधिक क्रूरता से शोषण किया जा रहा है और वे बेरोजगारी और भूख से पीड़ित हैं।
जापानी साम्राज्यवादियों और राष्ट्र के गद्दारों के स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण होना तो दूर, वे जापानी समर्थकों और मुनाफाखोरों के लिए लालची जेबें भरने का साधन बन गए हैं। मुक्ति से कोसों दूर महिलाएं स्वयं को अवर्णनीय दयनीय स्थिति में पाती हैं। इस प्रकार सभी तथ्य इस बात को निर्विवाद रूप से साबित करते हैं कि दक्षिण कोरिया में जो कुछ हो रहा है वह उत्तर कोरिया में हो रहे घटनाक्रम से बिल्कुल अलग है। उत्तर कोरिया में लोगों के लिए लोकतंत्र की एक मजबूत नींव रखी गई है, जबकि अमेरिकी सैन्य सरकार के खुले समर्थन से गद्दार सिंगमैन री गिरोह दक्षिण कोरिया में खुलेआम एक जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीति अपना रहा है। वे एक प्रतिक्रियावादी शासन तंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जो लोकतंत्र का साइन बोर्ड लटकाते हुए सभी इरादों और उद्देश्यों से पूरे कोरियाई लोगों पर अत्याचार करने का लक्ष्य रखता है। इस गंभीर परिस्थिति में हमारे राष्ट्र और समस्त मेहनतकश जनता का प्राथमिक कार्य एकजुट होकर काम करना है। फिर हम किस तरह की एकता की वकालत करते हैं? हालांकि इसके बारे में अलग अलग तर्क हैं, लेकिन हम जिस एकता की वकालत करते हैं वह मेहनतकश जनता के हितों, यानी मजदूरों, किसानों और मेहनतकश बुद्धिजीवियों के हितों पर आधारित एकता है। सच्ची एकता तभी हो सकती है जब वह इस सही सिद्धांत पर आधारित हो। इसके विपरीत अमेरिकी सैन्य सरकार के प्रभाव में दक्षिण कोरिया में प्रतिक्रियावादी गुट द्वारा अपनाए गए दक्षिणपंथी वाम सहयोग और वामपंथी खेमे में दक्षिणपंथी तत्वों द्वारा देशद्रोही दक्षिणपंथी ताकतों के साथ की जा रही एकता दोनों ही जनविरोधी एकता है, जो मेहनतकश जनता और संपूर्ण लोगों के हितों के लिए हानिकारक है। ऐसी एकता प्रतिक्रियावादी समूहों की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली एकता है। हमें इस तरह की एकता की आवश्यकता नहीं है। सच्चे लोकतंत्रवादियों को इस तरह की एकता बनाने के प्रयासों के खिलाफ बिना किसी समझौते के संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकता लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर करेगी, प्रतिक्रियावादियों की मदद करेगी और कोरिया के लोकतंत्रीकरण में बाधा उत्पन्न करेगी। लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों में घुस आए गुटबाज और पार्टी विरोधी तत्व विदेशों में ऐसा शोर मचा रहे हैं मानो जिस एकता की वे वकालत कर रहे हैं वह देश और जनता की भलाई के लिए है, लेकिन ये सभी इरादों और उद्देश्यों से दुश्मन को लाभ पहुंचाने वाला कार्य है, जो मेहनतकश जनता को तोड़ देगा और अमेरिकी साम्राज्यवादियों और देशद्रोही गिरोह की मदद करेगा। हम मेहनतकश जनता की ऐसी एकता का आह्वान करते हैं जो मजदूरों, किसानों और मेहनतकश बुद्धिजीवियों की लोकतांत्रिक मांगों को पूरा कर सके। सभी लोकतंत्रवादियों को मेहनतकश जनता के हितों की रक्षा के लिए सच्ची एकता के लिए दृढ़ संघर्ष करना चाहिए। तथ्य यह है कि उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का विलय हुआ और वर्कर्स पार्टी के रूप में विकसित हुआ, जिसने दक्षिण कोरिया में भी विलय के लिए इसी तरह के आंदोलन को प्रेरित करने में प्रभाव डाला है। आंदोलन की शुरुआत पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व ने की थी। इसने अपनी पहल पर कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी में विलय का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रस्ताव को पेश किए हुए 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यह आंदोलन सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ पाया है। दक्षिण कोरिया में मजदूर वर्ग के व्यापक तबके को एकता की जरूरत का एहसास है और वे इसकी जोरदार मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में कई सामाजिक संगठनों ने मेहनतकश लोगों की पार्टियों की एकता का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पारित किए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पीजेंट्स एसोसिएशन द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों से पता चलता है कि दोनों संगठनों की पूरी सदस्यता बिना किसी शर्त के विलय का समर्थन करती है। इसके अलावा संस्कृति और कला संघ की केंद्रीय समिति, राष्ट्रीय महिला संघ, सहकारी समिति, डेमोक्रेटिक यूथ लीग आदि द्वारा जारी संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि वे उन लोगों की निंदा करते हैं जो एकता के विरोध में विभाजनकारी चालें चल रहे हैं और वे तीनों पार्टियों के विलय का पूर्ण समर्थन करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के निचले निकायों के पदाधिकारी और उनके सभी सदस्य तीनों पार्टियों के विलय की आवश्यकता को महसूस करते हुए इसके शीघ्र मूर्त रूप लेने के लिए सक्रिय रूप से आगे आए हैं। इतने बड़े पैमाने पर विकसित हो रहा विलय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन दर्शाता है कि तीनों पार्टियों का विलय वर्तमान चरण में सबसे जरूरी सवाल है और व्यापक जनता की सर्वसम्मत मांग है। सभी लोकतंत्रवादियों को इस व्यापक मांग पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच दक्षिण कोरिया में पार्टियों के विलय के लिए एक तैयारी समिति का गठन किया गया और इसने विलय के लिए मसौदा कार्यक्रम तैयार किया और उसे सार्वजनिक किया। यह एक लोकतांत्रिक कार्यक्रम है, एक ऐसा कार्यक्रम जो सिद्धांत रूप में सही है। हम इस कार्यक्रम को बिना किसी शर्त के मंजूरी देते हैं। हालांकि विलय का प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है और पूरी स्थिति को देखते हुए इसके समाधान में बहुत देरी होने की संभावना है। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में क्या बाधा आ रही है? यह अमेरिकी सैन्य सरकार द्वारा समर्थित प्रतिक्रियावादियों की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और विध्वंसकारी साजिशों द्वारा पैदा की गई कठिनाइयां हैं।
अमेरिकी सैन्य सरकार द्वारा संचालित प्रतिक्रियावादी विलय को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे लोकतांत्रिक वामपंथी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के नेताओं पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार कर रहे हैं और दक्षिण कोरिया में प्रगतिशील प्रकाशनों को बेवजह निलंबित या प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही विलंबित विलय का एक अन्य मुख्य कारण पार्टी विरोधी तत्वों की गुटबाजी है, जो विलय होने वाली पार्टियों के भीतर पैंतरेबाजी कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के भीतर एक पार्टी विरोधी समूह सामने आया है। समूह से संबंधित 6 पार्टी विरोधी तत्व इस बात पर जोर देते हैं कि हालांकि वे खुद विलय के लिए सहमत हैं, लेकिन इसे आवश्यक रूप से पार्टी कांग्रेस में अनुमोदित किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि पार्टी कांग्रेस की मंजूरी के बिना विलय पार्टी के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। वे किस आधार पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है? उत्तरी कोरिया में विलय सामान्यतः निम्नलिखित तरीके से हुआ, अर्थात विलय का प्रश्न पहले न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की केंद्रीय समिति में और फिर कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति में तय किया गया। उसके बाद इस प्रश्न पर दोनों पार्टियों की केंद्रीय समितियों की संयुक्त विस्तृत बैठक में चर्चा की गई और निर्णय लिया गया तथा वकस पार्टी के कार्यक्रम और नियमों का मसौदा और विलय पर घोषणा पत्र दोनों पार्टियों के निचले संगठनों को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। पार्टियों के निचले संगठनों में चर्चा के बाद प्रांतीय, शहर और देश के पार्टी संगठनों के सम्मेलनों ने वकस पार्टी के उद्घाटन सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया। इस प्रकार दोनों पार्टियों के विलय का निर्णय अंततः वकस पार्टी के उद्घाटन सम्मेलन में लिया गया, जिसमें दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्या पार्टी विरोधी गुटबाजों को लगता है कि इस समस्या को हल करने का ये तरीका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है? अगर पार्टी विरोधी समूह का जनता से सचमुच घनिष्ठ संबंध होता और वह उनकी राय पर गहराई से ध्यान देता, तो वह पार्टी विरोधी गंभीर गलती नहीं करता। अगर पार्टी विरोधी समूह वाकई लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित है और उनका सम्मान करता है, तो वह पार्टी सदस्यों और मेहनतकश जनता की मांग पर ध्यान क्यों नहीं देता, जो दक्षिण कोरिया में व्याप्त प्रतिक्रिया की गंभीर स्थिति में बिना मौका गंवाए और बिना देरी किए पार्टियों का विलय करने की इच्छा रखते हैं। इससे यही साबित होता है कि गुटबाज जनता से बहुत दूर हो गए हैं। इसलिए उनके पार्टी विरोधी कृत्य अंतिम विश्लेषण में विलय का विरोध करने और प्रतिक्रियावादियों को उनके विभाजनकारी कार्यों में मदद करने के बराबर हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। पार्टी विरोधी समूह की ये हरकतें निस्संदेह केवल पद की चाहत के कारण हैं, और पद की चाहत प्रतिक्रियावादियों की मदद करती है और मेहनतकश जनता की पार्टियों को भीतर से अव्यवस्थित करती है। इसलिए दक्षिण कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा पार्टी विरोधी तत्वों को निष्कासित करना एक सही कदम है, अन्यथा क्रांतिकारी कतारें बिखर जाएंगी। पीपुल्स पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी में भी इसी तरह के पार्टी विरोधी तत्व पाए जाते हैं। इन पार्टियों में गुटबाजी करने वाले लोग अपने जैसे ही गुटबाजी करने वालों को आकर्षित करने के लिए अलग से वकस पार्टी बनाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन गुटबाज चाहे कुतर्क, चालबाजी और षड्यंत्रों के माध्यम से कितनी भी क्रूर कोशिश कर लें, जिस पार्टी को वे संगठित करना चाहते हैं वह मेहनतकश जनता के लिए एक जुझारू पार्टी नहीं बन सकती, बल्कि प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी तत्वों और देशद्रोहियों के साथ समझौता करने वाली पार्टी ही बनकर रह जाएगी। कहा जाता है कि गुटबाजों ने एकता के लिए एक कार्यक्रम और वकस पार्टी को संगठित करने के लिए एक कार्यक्रम भी तैयार किया है। लेकिन चाहे वे अपने कार्यक्रमों को कितना भी बड़ा बना लें, पार्टी विरोधी तत्व इस तथ्य को नहीं छिपा सकते कि वे प्रतिक्रियावादियों की मदद कर रहे हैं और केवल अपने गंदे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। गुटबाजी करने वाले शायद ये भूल गए हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के अलगाववादी, जो बहुसंख्यकों के विरुद्ध सिद्धांतहीन तरीके से काम करते हैं, अंततः राष्ट्र के गद्दारों और जनता के दुश्मनों के पक्ष में चले जाएंगे। इसके अलावा लोकतांत्रिक दलों के कुछ सदस्य विलय के रास्ते में इसलिए खड़े हैं क्योंकि वे इसकी जरूरत के बारे में सैद्धांतिक और सही समझ रखने में विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ तत्वों का मानना है कि मौजूदा विलय क्षणिक और अस्थायी है। वे किस तरह की अस्थायीता की बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है। कोई भी पार्टी, चाहे वह कोई भी पार्टी क्यों न हो, शाश्वत अस्तित्व की आशा नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने आप में पार्टी नहीं होती, बल्कि एक निश्चित वर्ग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हथियार होती है। और यह सभी के लिए स्पष्ट है कि कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी आम उद्देश्यों वाली मेहनतकश जनता की पार्टियां हैं। कोरिया के मेहनतकश जनता आज किन उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रही है? उनका उद्देश्य कोरिया में जल्द से जल्द एक एकीकृत लोकतांत्रिक अनंतिम सरकार स्थापित करना, दक्षिण कोरिया में भी उत्तर कोरिया की तरह लोकतांत्रिक सुधार लागू करना, पहले से प्राप्त लोकतांत्रिक जीत का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना और कोरियाई लोगों की जरूरत के मुताबिक समृद्ध और मजबूत, पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण करना है।
और इस लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद भी हमारे मेहनतकश लोगों को बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष में शामिल होना चाहिए। कोरियाई मजदूरों, किसानों और मेहनतकश बुद्धिजीवियों का यह ऐतिहासिक उद्देश्य और उनके साझा हित मेहनतकश जनता की पार्टियों के आम कार्यों को निर्धारित करते हैं, उनके विलय और एकता की संभावना और जरूरत को बढ़ाते हैं। ऐसा होने पर यह कैसे कहा जा सकता है कि मेहनतकश लोगों की पार्टियों का विलय क्षणिक और अस्थायी हो सकता है? और कुछ लोग कहते हैं कि पार्टियों के कार्यक्रमों में अंतर के कारण एकता असंभव है। यदि ऐसा है तो क्या जनवादी पार्टी का कार्यक्रम प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी पार्टियों के कार्यक्रमों से मेल खाता है? नहीं, जनवादी पार्टी का कार्यक्रम प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी पार्टियों के कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है और उनसे बुनियादी तौर पर अलग है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि कुछ तत्व मेहनतकश जनता की पार्टियों के विलय के सवाल को दरकिनार करते हुए तथाकथित दक्षिणपंथी वाम सहयोग पर जोर देते हैं और इस पर सलाह मशविरा करने तक चले जाते हैं? उनका क्या मतलब हो सकता है जब वे कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टियों को उनके साझा कार्यक्रमों के साथ विलय करना असंभव है, जबकि वे ये भी कहते हैं कि उन प्रतिक्रियावादी राजनीतिक पार्टियों के साथ सहयोग करना संभव है जिनके कार्यक्रम उनके कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग हैं, जिनके बीच कुछ भी समान नहीं है? ऐसा कहने वालों का इरादा, एक शब्द में, लोकतांत्रिक वामपंथी खेमे को छोड़कर जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी खेमे में जाने के अलावा और कुछ नहीं है। ये सच है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में कुछ अंतर होते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों में अधिक सामान्य और संयोगात्मक बिंदु होते हैं। ये सामान्य बिंदु उन्हें साझा दुश्मन के खिलाफ संयुक्त संघर्ष करने और समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होने की संभावना प्रदान करते हैं। क्या हमें साझा लक्ष्यों और हितों के आधार पर मेहनतकश लोगों की पार्टियों की एकता को तेजी से हासिल करके प्रतिक्रियावादियों से लड़ना और उन्हें हराना चाहिए? या फिर क्या हमें अलग अलग और बिखरे हुए काम करके दुश्मन द्वारा कुचल दिया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब सभी एक स्वर से देंगे कि पार्टियों का विलय ही एकमात्र सही समाधान है। सभी लोकतंत्रवादियों को, जो वास्तव में मेहनतकश जनता के हितों के प्रति सचेत हैं, प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा स्थापित षड्यंत्रों और अवरोधों पर विजय प्राप्त करनी होगी। पद चाहने वालों, स्वार्थी लोगों और गुटीय तत्वों की विभाजनकारी कार्रवाइयों को उजागर करना और उन्हें कुचलना होगा, तथा अपने पार्टी सदस्यों में से कुछ को जागृत करना होगा, जिन्हें अभी भी विलय के बारे में सही समझ नहीं है, जिससे कि वे कम समय में ही सम्मिलित प्रयासों से पार्टियों के विलय का कार्य पूरा कर सकें। एकता में अटूट शक्ति। लोकतांत्रिक आधार पर कोरिया की स्वतंत्रता और संप्रभुता शीघ्र ही तभी प्राप्त की जा सकती है जब श्रमिक जनता एकजुट हो तथा सभी लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ जुड़ जाएं। मेहनतकश जनता की एक एकीकृत पार्टी की स्थापना लोकतांत्रिक ताकतों के विस्तार और मजबूती को तेज करने तथा लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक गारंटी है। उत्तर कोरिया के अनुभव से इसकी पुष्टि हुई है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का विलय बहुत कम समय में ही सफलता के साथ हो गया है। आइए हम सभी प्रयास मेहनतकश जनता की एकता के लिए संघर्ष और दक्षिण कोरिया में एक जन पार्टी के गठन पर केंद्रित करें। जीत कोरियाई लोगों की है जो एकता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र की आकांक्षा रखते हैं। आइए हम सब जीत की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।